ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन टेंग जिया को देखते हैं, जो कि अपने डैड मिस्टर मिंग को व्हील चेयर पर लेकर हॉस्पिटल आई थी। तभी जिया टीवी पर हमारे हीरो सेनी यांजे को देखती है, जो कि हॉस्पिटल के लिए नए मेडिकल टीम और इंटेलिजेंस मेडिकल सिस्टम को बिल्ड कराने का अनाउंसमेंट कर रहा होता है। जिसे देखकर जिया सोचती है कि मैंने यांजे के साथ गलत किया, मैंने उसे उस टाइम धोखा दिया जब वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। देन जिया एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया कॉलेज के डिस्प्ले बोर्ड के आगे खड़ी है और उस डिस्प्ले बोर्ड पर हर जगह जिया के साथ एक लड़के की फ़ोटो लगी हुई है। तभी अंजे वहाँ जाता है और सभी फ़ोटोज़ को वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन जिया उसे रोक देती है। यांजे जिया से कहता है कि जिया, तुम्हारे साथ फ़ोटो में ये आदमी कौन है? जिया कहती कि तुम जो सोच रहे हो ये वही है। यांजे कहता कि नहीं, ये सच नहीं है, तुमने कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। ये बोलकर यांजे जिया का हाथ पकड़ लेता है और तभी वो देखता है कि जिया ने उसके नाम का टैटू अपने हाथ से मिटवा दिया है, जो देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी लू हो वहाँ पर आ जाता है और जिया का हाथ यांजे से छुड़वा लेता है। देन हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एक आदमी जिया के डेड को धक्का मारते हुए हॉस्पिटल लाइन के बीच में घुसने की कोशिश करता है, जो देखकर जिया उससे कहती कि तुम ऐसे लाइन में बीच में कैसे घुस सकते हो? तुमने मेरे डैड को धक्का दिया है, अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस बात से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और जिया को धक्का मार देता है, जिससे जिया नीचे गिर जाती है। तभी यांजे वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जिया फिर से पास्ट के उसी इंसिडेंट को याद करने लग जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया यांजे को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती कि मैंने लूहो से शादी कर ली है, हम दोनों बचपन से प्यार करते थे। रही बात तुम्हारी, तो मैंने बस तुम्हारा यूज़ किया है ताकि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। जो सुनकर यांजे जिया को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और रोने लगता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी घटिया लड़की हो। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखूंगा। अब प्रेजेंट में मिस्टर मिंग जिया को उठाते हैं और कहते कि क्या तुम ठीक हो? तभी एक लड़की जिसका नाम लिली होता है वहाँ पर आ जाती है और यांजे का हाथ पकड़कर जिया को देखकर कहती है कि ये लड़की कौन है, क्या तुम इसे जानते हो? यांजे कहते कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता और लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर जिया सोचती है कि लगता है यांजे ने शादी कर ली है। तभी लू हो, जो अब एक डॉक्टर है, वहाँ पर आ जाता है और जिया को कहता है कि अभी तो तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी तरह अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा। जिया हो को कहती है कि पता नहीं तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। हो कहता है कि टेंशन मत लो, वैसे भी अंकल की हालत काफ़ी अच्छी है, तुम अगर ऐसे ही डायलिसिस करवाती रहोगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इन्हें व्हीलचेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांजे आगे जाकर लिली का हाथ छोड़ देता है। लिली यांजे को कहती है कि भैया, आपने मुझे ये नाटक करने को क्यों कहा? उस बात को 5 साल हो गए हैं, क्या आपको अभी भी जिया की याद आती है? यांजे कहते कि चुप रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। लिली कहती कि मुझे लगता है कि उसे आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है, देखो वो उस डॉक्टर के साथ कितनी खुश है। देन जी अपने डैड से बात कर रही होती है कि उसे उसकी आंटी का कॉल आ जाता है और वो हो को डैड का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर यांजे भी उसके पीछे चला जाता है। जिया कॉल रिसीव करती है, जहाँ पर जिया की आंटी उससे कहती है कि तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, 3 महीने हो गए, तुमने अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं। जिया कहती कि आंटी, मैं बस एक बड़ा ऑर्डर साइन कराने ही वाली हूँ, उसके बाद मैं आपके पैसे दे दूँगी। आंटी कहती कि आज के बाद मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। जिया वापस जा रही होती है, लेकिन वो देखती कि यांजे पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। जिया यांजे को इग्नोर करके जा रही होती है, लेकिन यांजे जिया को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जिया की नज़र यांजे के हाथ पर जाती है, जहाँ पर वो देखती कि उसने भी उसके नाम का टैटू हटवा दिया है। तभी वो जिया को आवाज़ लगाने लगता है, जो सुनकर यांजे जिया को पकड़कर एक रूम में ले जाता है और वहाँ जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है और कहते कि अगर तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करो तो मैं हो का प्रमोशन करवा सकता हूँ। जिया कहती कि मुझे और हो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो मुझसे प्यार करता है और हम जल्दी शादी करने वाले हैं, हम ऐसे ही खुश हैं। तभी जिया को हो का कॉल आता है और वो डर जाती है। हो को शक हो जाता है कि जिया उस रूम के अंदर है। वो जिया से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिया कहती कि मैं ठीक हूँ। हो को शक होता है कि जिया मुसीबत में है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन जिया चिल्लाकर हो को अंदर आने से मना कर देती है और रोते हुए कहती कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ठीक हूँ। वो कहता कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। फिर यांजे जिया को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। वो कहती कि मेरी और हो की शादी होने वाली है, जिसके बाद हमारे बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है मुझे पैसों की ज़रूरत तो होगी ही। यांजे गुस्से में जिया का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब तुम ऐसे दिखा रही हो कि कुछ हुआ ही ना हो। ये बोलकर वो जिया के कंधे पर बाइट करने लग जाता है और कहता है कि तुमने मुझे जितना दर्द दिया है मैं उसे कई गुना ज़्यादा दर्द दूंगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम जिया को उसके रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पास्ट को याद कर रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया नशे में थी और एक लड़का जो जिया का स्टेप ब्रदर होता है वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिया चाकू से उसके पेट पर हमला कर देती है। तभी मिस्टर मिंग वहाँ पर आ जाते हैं और जिया को रोता हुआ देखकर उसके हाथ से चाकू ले लेते हैं और कहते कि भूल जाओ कि तुमने कुछ किया है। तभी जिया का स्टेप ब्रदर जिया के डैड से लड़ाई करने लगता है। मिस्टर मिंग जिया के स्टेप ब्रदर को जान से मार देते हैं, लेकिन लड़ाई में उन्हें भी पेट में गहरी चोट लग जाती है। तभी जिया की स्टेप मॉम आ जाती है और रोते हुए कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। देन पुलिस जिया के डैड को अरेस्ट करके ले जाती है। देन जिया एक रूम में बैठी होती है, जहाँ पर रूम के बाहर दो औरतें बातें करते हुए कह रही होती है कि बेचारी जिया के स्टेप ब्रदर ने ही उसके साथ ये घटिया काम किया। चोट की वजह से उसके डैड की किडनी भी खराब हो गई, ऊपर से 4 साल की जेल की सजा अलग। पता नहीं अब कौन जिया से शादी करना चाहेगा। नेक्स्ट सीन में जब जिया डिप्रेशन की हालत में होती है तब वो उसे समझा रहा होता है कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तभी जिया को यांजे का कॉल आता है। जिया कॉल उठाती है और यांजे को कहती कि तुम बेशर्मों की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और कॉल कट कर देती है। वो जिया को कहते कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिया कहती कि मैं नहीं चाहती कि जब उसे मेरे बारे में पता चले तो वो मुझसे नफरत करे, इसीलिए मैं पहले ही उसे अपने से दूर कर रही हूँ। अब प्रेजेंट में जिया इन सारी बातों को याद करके रोने लगती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके डैड रूम में आ जाते हैं और जिया को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जिया नाइफ लेकर अपने डैड के ऊपर ही हमला करने लग जाती है, जिससे मिस्टर मिंग को चोट लग जाती है। जिया के डैड किसी तरह जिया के हाथ से नाइफ लेकर उसे शांत करवाते हैं और कहते कि ये सब मेरी गलती है, मुझे उन माँ बेटे को कभी घर लाना ही नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगते हैं, जो देखकर जिया होश में आती है और डैड से कहती कि मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिया अपने डैड को उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया और उनकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। तभी जिया के डैड जिया से कहते हैं कि बेटा अब मैं और डायलिसिस नहीं करवाना चाहता, हर महीने मेरे इलाज में हज़ारों रुपए खर्च हो रहे हैं, मैं अब तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहता। जिया कहती कि आपको पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कल मुझे एक बड़ी डील मिलने वाली है, उसके बाद हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट डे जब जिया ऑफिस जाती है तब एक असिस्टेंट जिया को कहती कि मिस जिया, आपका प्रोजेक्ट मिस लिली को दे दिया गया है, वो आपसे मिलने आई है। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और जिया से कहती कि मुझे माफ़ करना, मिस्टर सैन कल मुझे डिनर पर इन्वाइट किया था और उन्होंने तुम्हारा ऑर्डर मुझे दे दिया है, अब भला मैं उन्हें मना कैसे करती हूँ। तभी यांजे वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जिया यांजे से कहती है कि मतलब तुमने ही मुझसे वो प्रोजेक्ट छीना है, मैं 1 साल से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो। यांजे कहते कि धोखे की बात तो तुम करो ही मत, और वैसे भी ये बिजनेस है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। ये बोलकर यांजे लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिया पीछे से यांजे और लिली की चुपके से एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम रात को यांजे को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो मिरर के सामने खुद को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र अपने हाथ की चोट पर जाती है, जिसे देखते ही वो अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर यांजे का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो खून से लथपथ रोड पर पड़ा हुआ था। तभी वो जिया को कॉल करता है, लेकिन जिया ये कहकर कॉल कट कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर यहाँ जो हॉस्पिटल में होता है उसकी मॉम रोते हुए कह रही होती है कि उस लड़की के लिए सबसे पहले तुमने चाइना छोड़ दिया और अब तुम अपना हाथ भी बर्बाद कर चुके हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। नेक्स्ट सीन में देर रात को जिया यांजे के रूम में आती है और यांजे से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो क्या तुम मुझे मेरा प्रोजेक्ट वापस कर दोगे। वो कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ एक रात बिताकर मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट वापस कर दूंगा। जिया कहती है कि तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा और वो का ब्रेकअप। वो कहती कि इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना। यांजी कहते कि नहीं, मैं हर उस इंसान को तुमसे दूर करना चाहता हूँ जो तुम्हें पसंद है, चाहे फिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या तुम्हारे डेट। तभी जी अपने फ़ोन में यांजे और लिली की वो फ़ोटो दिखाती है जो उसने ऑफिस में क्लिक की थी, और यांजे से कहती कि तुम्हारी शादी होने वाली है ना, क्या हो अगर मैं ये फ़ोटो तुम्हारी फियांसी को भेज दूँ। यांजे गुस्सा हो जाता है और जिया के फ़ोन को उसे लेकर फेंक देता है। जिया फ़ोन वापस लेने जाने की कोशिश करती है, लेकिन यांजे उसे पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो जिया उसे थप्पड़ मार देती है। यांजे गुस्से में उसके साथ बदतमीजी करता है, लेकिन वो उसे किक मार के वहाँ से निकल जाती है। देन जी अपना फ़ोन वापस उठाती है और यांजे से कहती कि इसके लिए मैं तुम पर हैरेसमेंट का केस कर सकती हूँ। वो कहता है लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें फ़ोटो के जरिए मुझे ब्लैकमेल कराने के इल्ज़ाम में जेल भेज सकता हूँ। वो सीसीटीवी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मेरे पास इसका प्रूफ भी है। वो यांजे से कहती कि मैं मजाक कर रही थी, मैं अभी तुम्हारी वो फ़ोटो डिलीट कर देती हूँ।
यांजे जिया का मोबाइल छीन लेता है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करने लगता है। जिया गिड़गिड़ाकर उससे कहती है कि मेरे डैड की तबीयत खराब है तो मुझे जेल नहीं भेज सकते। वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिया यांजे से फ़ोन लेने की कोशिश करती है और इसी बीच यांजे से जिया का ब्रेसलेट टूट जाता है। यांजे देखता है कि उसके नाम का टैटू अभी भी जिया के हाथ में है। यांजे जिया का हाथ पकड़ लेता है और जिया को कहता है कि तुमने ये टैटू नहीं मिटाया, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे बताओ। जिया सोचती कि यांजे की शादी होने वाली है, अब मैं उसे सच नहीं बता सकती। ये सोचकर वो अपना टैटू यांजे को दिखा दिया और कहती कि मैंने इस टैटू को भी बस तुम्हारा यूज़ करने के लिए रखा है, मुझे पता है तुम इस टैटू को देखकर मुझे आसानी से जाने दोगे। जो सुनकर यांजे गुस्सा हो जाता है और जिया को कहते कि मतलब ये तुमने जानबूझकर किया, तुम्हें क्या लगा था कि ये टैटू देखकर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तभी जिया को हो का कॉल आता है। जिया डर जाती है और सोचती कि इतनी रात को हो का कॉल, कहीं डैड को कुछ हो तो नहीं गया। वो फ़ोन उठाने ही वाली होती है लेकिन यांजे जिया का फ़ोन ले लेता है और कॉल कट कर देता है। जिया कहती कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे फ़ोन वापस दे दो। वो कहता कि क्या ये कॉल तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है। जिया कहती कि मेरे डैड की ज़िंदगी का सवाल है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मुझे वो से बात करने दो। वो कहता है कि मुझे मत बताओ कि तुम्हें किसकी कितनी परवाह है, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर यांजे अपने असिस्टेंट को वहाँ आने को कह देता है। देर हम देखते हैं कि यांजे का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और यांजे अपने असिस्टेंट से कहता है कि जिया ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, मेरे पास सारे एविडेंस भी हैं, इसीलिए तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। देन वो असिस्टेंट जिया को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जिया यांजे का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मुझे मेरे डैड का ख्याल रखना है, तो मुझे जेल नहीं भेज सकते। लेकिन यांजे जिया की कोई बात नहीं सुनता और उसे असिस्टेंट के हवाले कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को पुलिस स्टेशन में जेल के अंदर रोते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो ऑफिसर से कहती है कि मुझे मेरे डैड से बात करनी है, उनकी तबीयत खराब है। ऑफिसर कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने लॉयर से ही बात कर सकती हो। तभी जिया यांजे के असिस्टेंट से उसे यांजे से बात करवाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। असिस्टेंट यांजे को कॉल कर देता है। जिया यांजे को कहती कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मेरे डैड के पास जाना है, उनकी तबीयत खराब है। लेकिन यांजे कॉल कट कर देता है और जिया रोते हुए वहीं बैठ जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यांजे जेल में जिया के पास आता है और कहता है कि शायद तुम मुझसे मिलना चाहती थी। जिया यांजे को गुस्से में कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे डैड किस हालत में है। यांजे कहते हैं कि तुम ही कल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे घर आई थी, इसलिए अपने डैड की खराब तबीयत का बहाना करना बंद करो। तुम हमेशा से ही मुझसे झूठ बोलती आई हो और आज भी तुम चुपचाप खड़ी हो। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे क्या चाहिए। जिया यांजे को देखने लगती है और तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लग जाती है। यांजे को कुछ समझ नहीं आता और वो जिया को धक्का देकर पीछे कर देता है और कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। वो कहती कि तुम्हें यही तो चाहिए ना। यांजे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो। जिया कमजोरी की हालत में बैठ जाती है और यांजे को कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें देने को तैयार हूँ। यांजे कहते कि आखिर तुम उस वो के पास जाने के लिए इतना तड़प क्यों रही हो। जिया कहती कि मुझे अपने डैड के पास जाना है, वो घर में अकेले हैं। यांजे कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन अचानक उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो जिया को कहता है कि मेरा पेट खराब है, तुम मेरे साथ चलो और मेरे लिए खाना बना दो, इसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। जिसके बाद ही यांजे जिया को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि जाओ आप जल्दी से खाना बनाओ। जिया खाना बनाने किचन में चली जाती है और यांजे के लिए उसके फेवरेट डम्पलिंग्स बनाने लगती है। जब यांजे जिया को खाना बनाते हुए देखता है तो उसे वो टाइम याद आ जाता है जब जिया उसके साथ मिलकर उसके लिए खाना बनाया करती थी, जिसे याद करके यांजे के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जिया यांजे को स्माइल करते हुए देखकर कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये चेरी खा सकते हो। ये बोलकर वो यांजे को चेरी खाने को दे देती है। यांजे चेरी लेकर वापस सोफे पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि जिया का मोबाइल सोफे पर पड़ा हुआ है। यांजे जिया की बर्थ डेट डालकर फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ़ोन अनलॉक नहीं होता। तभी वो अपनी बर्थ डेट डालता है जिससे जिया का फ़ोन अनलॉक हो जाता है। यांजे जिया का फ़ोन लेकर किचन में जाता है और जिया को आवाज़ देता है कि तभी जिया के फ़ोन में हो के मैसेज आते हैं, जो जिया को शादी के बारे में बात करने के लिए डिनर पर इनवाइट कर रहा होता है। मैसेज देखकर यांजे चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जिसके बाद जिया एक पेपर पर कुछ लिखती है और उसे डम्पलिंग्स के बॉक्स के ऊपर रखकर बॉक्स को फ्रिज में रख देती है। देन जिया यांजे को डम्पलिंग सर्व करती है और कहती कि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, जल्दी से खाना खा लो। वो उन डम्पलिंग्स को सॉस में डाल देता है और फिर उसे अपने डॉग को खाने के लिए दे देता है, लेकिन यांजे का डॉग डम्पलिंग्स खाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। यांजे जिया को कहता है कि इस कुत्ते ने भी तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाया और तुम मुझे ये खिलाना चाहती हो। जिया कहती कि तुमने ही मुझे खाना बनाने को कहा था।
वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए खाना बनाकर तुम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी? मुझे लगता है तुमने जल्दबाजी में खाना बनाया है ताकि तुम जल्दी वापस जा सको। जिसके बाद यांजे जिया के पास जाता है और कहते कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मैं बहुत अमीर हूँ, इसीलिए अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक हो सकते हैं। रही बात हो की, तो मुझे पता है कि उसे भी तुमने बस अपने मतलब के लिए यूज़ किया है। जिया गुस्सा हो जाती है और यांजे को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन यांजे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि अच्छे से सोच लो, इस टाइम तुम्हें मेरे और मेरे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो रोने लगती है और यांजे को कहती कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यांजे गुस्से में सभी चीज़ों को डाइनिंग टेबल से नीचे फेंक देता है और अपनी कंपनी के बिल्डिंग के थर्ड मॉडल को जे के सामने रखकर कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी कंपनी के बिल्डिंग के 21 फ्लोर से नीचे कूद जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पक्का माफ़ कर दूंगा। जो सुनकर जिया अपना मोबाइल लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर जब जिया को घर जाने के लिए कैब नहीं मिलती तो वो बारिश में भीगते हुए सड़क पर ही बैठ जाती है और याद करती कि कैसे यांजे और वो बारिश में भीगते हुए मस्ती किया करते थे। तभी एक आदमी वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और जिया को लगता है कि यांजे वहाँ पर आया है। जिया ऊपर देखती है तो वो आदमी यांजे नहीं बल्कि हो होता है, जो जिया को लेने आया था। वो जिया को उठाता है और अपनी कार में बिठा देता है। तभी यांजे भी वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और जिया को हो के साथ जाते देख लेता है। तभी यांजे का असिस्टेंट यांजे को बारिश से बचाने के लिए अम्ब्रेला लेकर वहाँ आ जाता है और यांजे अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जल्द से जल्द हुओ का हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करवाने का अरेंजमेंट करो। मैं भी देखता हूँ मेरे रहते हुए जिया उस हुओ से कैसे शादी करती है। नेक्स्ट डे जब जिया की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर के बेड पर पाती है। वो उठकर तुरंत बाहर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड किचन में खाना बना रहे हैं। मिस्टर मिंग जिया को देखकर कहते हैं कि तुम जाकर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना रहा हूँ। देन मिस्टर मिंग जिया का फीवर चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत कल से बेहतर है। आखिर तुम इतनी बारिश में क्या कर रही थी? जिया कहती कि डैड मुझे कल और टाइम वर्क करना पड़ा था और मैं अम्ब्रेला भी भूल गई थी, इसीलिए वो स्पेशली मुझे घर ड्रॉप करने आया था। आप ये बात छोड़िए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है, अब आपको पैसों की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मिंग जिया को कहते कि तुम्हारी वजह से अब मेरी हालत ठीक हो जाएगी और ये बोलकर उसे सूप पीने के लिए दे देते हैं। देन जी अपने रूम में जाकर अपना फ़ोन चेक करने लगती है जहाँ पर वो हो का मैसेज देखती है जिसमें हो ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। लेकिन जिया देखती कि वो मैसेज पहले से सीन हो चुका होता है। वो उसे इग्नोर करके तुरंत हो को कॉल करती है और कहती कि तुम्हारे उस मैसेज का क्या मतलब था। वो कहते कि वो मेरी मॉम ने मेरे फ़ोन से तुम्हें किया था, तुम्हें तो पता ही है वो तुम्हें कितना पसंद करती है। जिया कहती कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कहता कि मैं कुछ दिनों के लिए अब्रोड जा रहा हूँ, क्या तुम साउसिक के साथ जाकर मेरी और उसकी वेडिंग फ़ोटोज़ कलेक्ट कर सकती हो? जिया कहती कि ठीक है, तुम चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में यांजे अपनी सिस्टर लिली के साथ कार से कहीं जा रहा होता है और तभी वो जिया को साउसी के साथ कहीं जाते हुए देख लेता है। वो तुरंत कार से उतरकर जिया के पीछे चला जाता है। देन साउसी ब्राइडल ड्रेस में मिरर के आगे बैठी होती है और जिया से कहती कि मैं कैसी लग रही हूँ। साउसी को देखकर जिया अपने और यांजे के एक इंसिडेंट को याद करने लग जाती है जहाँ पर हम देखते कि यांजे जिया को कहता है कि तुम्हें शादी में किस तरह की ड्रेस चाहिए। वो कहती कि मुझे मेरी शादी में चमकीले मोतियों वाला एक बड़ा सा गाउन चाहिए। प्रेजेंट में जिया साउसी से कहती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तभी साउसी की मॉम साउसी को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर साउसी जिया को कहती है कि अभी तक मैंने मॉम को मेरे और वो के रिश्ते के बारे में नहीं बताया है। अगर मॉम ने मुझे यहाँ पर इस ड्रेस में देख लिया तो मेरी तो मौत पक्की है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जिया कहती कि घबराओ मत, मैं सब संभाल लूँगी। देन साउसी की मॉम चेंजिंग रूम में अंदर आ जाती है और हम देखते कि साउसी की जगह जिया ब्राइडल ड्रेस पहनकर वहाँ खड़ी हुई थी। साउसी की मॉम साउसी को देखकर कहती है कि आंटी यांग ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें वेडिंग गाउन में देखा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आई थी। जिया साउसी की मॉम से कहती कि आंटी मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं ड्रेस ट्राई कराने के लिए साउसी को भी अपने साथ यहाँ ले आई हूँ। तभी अंजू भी लिली के साथ वहाँ आ जाता है और जिया को वेडिंग ड्रेस पहने हुए देख लेता है। साउसी की मॉम जिया से कहती कि वो तो ऐसी बात है, मुझे अभी याद आया कि जब भी मैं और वो की मॉम कार्ड्स खेलते हैं तो वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है और कहती कि काश वो तुम्हें अपने घर की बहू बना पाती है। लगता है अब उसका सपना पूरा होने वाला है। सच में इस ड्रेस में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तेरे अंजू जिया के सामने एक्टिंग करने के लिए लिली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये जगह बहुत सस्ती है, हम किसी और जगह से हमारे लिए शादी का जोड़ा बनवाएंगे। ये बोलकर वो लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। देन साउसी जिया के पास आती है और कहती कि अच्छा हुआ मॉम चली गई और उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आज मॉम डैड को हो के फैमिली से मिलवाना चाहती थी, लेकिन हो के पेशेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिया कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है? साउसी उसे बताती है कि क्या उसने तुम्हें नहीं कहा कि वो यहाँ से जा रहा है?
वो कहती कि उसने कहा कि वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। वो कहती कि नहीं, एक्चुअल में कुछ दिनों पहले एक सर्जरी के बीच वो से एक गलती हो गई थी, लेकिन उस टाइम पेशेंट और वो के बीच सुलह हो गई थी। लेकिन पता नहीं फिर से उसे क्या हुआ और उसने हो की शिकायत कर दी, जिसकी वजह से अब उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जी, ये समझ आती है कि ये सब यांजे का काम है। वो साउसी को कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। देन जिया सीधे यांजे के घर जाती है और अंदर जाने से पहले याद करती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर जिया को कहते हैं कि वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो। क्या तुम मिस्टर यांजे से बात करके कुछ कर सकती हो? जिसके बाद देखते कि जिया तुरंत यांजे के घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर यांजे अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। जिया यांजे को कहती कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वो कहता कि पहले आओ और बैठकर डिनर कर लो। वो कहती कि मुझे जल्दी जाना है। वो कहता कि यहाँ पर मेरे अंकल आंटी मेरे साथ डिनर करने आए हैं, क्या तुम मुझे डिस्टर्ब करना चाहती हो? वो कहती कि माफ़ करना, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ। जिया जा ही रही होती है, लेकिन यांजे उठकर उसे रोक लेता है और उसे जाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और उसके लिए ड्रिंक सर्व कराता है। जिया खड़े होकर एक घुट में ही ड्रिंक खत्म कर देती है, जिसके बाद यांजे उसे और ड्रिंक देता है और कहता है कि मेरे हर फैमिली मेम्बर से चेयर करके उन्हें हेलो कहो। वो एक एक करके यांजे के अंकल आंटी और भाइयों से एक गिलास चेयर करके उन्हें हेलो करती है, जिससे उसे तुरंत नशा चढ़ जाता है। यांजे जिया को कहता है कि तुमने अभी मेरे साथ चेयर्स नहीं किया है, और ये बोलकर जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। तेरे यांजे जिया को सीधे लिफ्ट में लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है। जिया उसे रोक देती है और कहती कि मैं ये नहीं कर सकती। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है, वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यांजे उसे अंदर खींचकर फिर से किस करने लग जाता है। नशे में होने की वजह से जिया को लगता है कि ये यांजे नहीं बल्कि उसका स्टेप ब्रदर है, जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो उसके हाथ को काट देती है और फिर शांत हो जाती है। यांजे उससे कहता है कि 5 साल पहले तुमने कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरा यूज़ किया, आज मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। ये बोलकर उसे वहाँ से ले जाता है और अपने बेडरूम के बेड पर फेंक देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसे देखने के बाद वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। यांजे अपना जैकेट उतारता है और जिया को कहता है कि तुमसे प्यार करके मेरे दिल को जो चोट लगी है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसका दर्द महसूस करो। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। जिया उसे धक्का मारकर गुस्से में थप्पड़ लगा देती है। यांजे गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। जिया पास में रखा एक शोपीस उठाकर यांजे पर हमला कर देती है। यांजे उसके हाथ से शोपीस छीन लेता है और गुस्से में उसे जमीन पर पटक कर फोड़ देता है और अपने गुस्से को शांत करते हुए स्मोकिंग करने लग जाता है। फिर जिया से कहता है कि तुम्हारी नज़रों में मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुमने मेरा यूज़ करने के लिए मुझे प्यार करने का नाटक किया था, लेकिन आज तुम वो नाटक क्यों नहीं कर रही हो? तेरे अंजे जिया के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ अपने गालों पर रखकर कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। बस एक बार कह दो कि तुमने मेरा यूज़ नहीं किया था, और उसके बाद मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जिया कुछ नहीं कहती और रोते हुए यांजे को ही देखती रहती है। यांजे निराश होकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बदले में मुझे बस एक चीज़ चाहिए, वो है तुम्हारी सच्ची माफ़ी। क्या तुम मुझे वो भी नहीं दे सकती? मैं 5 साल तक अब्रोड में रहा। इन 5 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जे सब कुछ सुनकर चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और यांजे उससे कहता है कि क्या तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? जे यांजे को कहती है कि आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं, इसीलिए मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यांजे गुस्से में जिया का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जिया किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। दिन जिया सहमी हुई हालत में बीच रोड पर अकेले जा रही होती है, तभी वो एक कार के सामने आने ही वाली होती है कि यांजे वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से वो खुद उस कार से टकरा जाता है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है। जिसके बाद जिया वापस खड़ी होती है और यांजे पर ध्यान दिए बिना ही आगे जाने लगती है। एक आदमी आकर जिया को कहता है कि उस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम बेशर्मों की तरह ऐसे कैसे जा सकती हो, उसकी हेल्प करो। लेकिन जिया को होश नहीं होता और वो बिना किसी की बात सुने आगे ही जाती रहती है। खून से लथपथ हालत में भी यांजे जिया की तरफ रुकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जिया नहीं रुकती और यांजे वही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम जिया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर मिंग जिया को कहते हैं कि मुझे पता है कि आजकल तुम्हारे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। एक काम करता हूँ, मैं भी बाहर जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढ लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूँ। जिया कहती कि डैड, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की कमी नहीं है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांजे एडमिट होता है और उसकी मॉम और सिस्टर उसके साइड में बैठी होती है। यांजे अपनी मॉम से कहता है कि जिया कहाँ है, और उसकी मॉम मिसेस सैन यांजे से कहती है कि जब देखो तुम जिया के पीछे पड़े रहते हो, क्या तुम्हें होश भी है कि उसके चक्कर में आज तुम मरते मरते बचे हो।
डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा हाथ अब सर्जरी के बाद ही ठीक हो पाएगा, इसलिए मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम उस जिया से दूर रहोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए विदेश ले जाऊंगी। अंजी कहता है, लेकिन मॉम वो मुझसे प्यार करती है। मिसेस सेन गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती कि अगर उसे तुमसे प्यार है तो वो आकर तुमसे मिल सकती है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें उसके साथ रहने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन लिली यांजी से कहती है कि भाई आप समझते क्यों नहीं, अगर वो आपसे प्यार करती तो यहाँ जरूर आती है। यांजी कहते कि वो नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तो उसे यहाँ बुला ही सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिया को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका मैनेजर आकर उसे कहता है कि तुम्हारे अरेस्ट होने की खबर सभी जगह फैल चुकी है, तुम्हें अभी जाकर मिस्टर सैन यांजे से माफ़ी मांगनी होगी, वरना हम तुम्हें काम पर नहीं रख पाएंगे। देन जब जिया घर जाती है तब वो देखती कि उसके डैड व्हीलचेयर से नीचे गिरकर ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं। जिया अपने डैड को ऐसे देखकर डर जाती है और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर यांजी भी एडमिट होता है। देन एक डॉक्टर जिया को कहते हैं कि आपके डैड का डायलिसिस पूरा हो चुका है, लेकिन ध्यान रहे कि आगे भी डायलिसिस करवाते रहना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा हो सकता है। देन डॉक्टर जिया को हॉस्पिटल का बिल दे देते हैं और जिया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिली और मिसेस सेन यांजी के साथ हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर लिली यांजी को कहती है कि क्या आपको सच में लगता है कि जिया आपसे मिलने आएगी। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर यांजी लिली को कहता है कि देखो वो आ गई। यांजी जिया की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जिया मिसेस सेन को भी वहाँ पर देख लेती है और उसे एक इंसिडेंट याद आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया मिसेस सेन के घर में होती है और मिसेस सेन जिया से कहती है कि मुझे तुम्हारा और यांजी का एक साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद उसे छोड़ दो और किसी और से शादी कर लो। ये सब याद करने के बाद जिया जब नोटिस करती कि यांजी उसकी तरफ ही आ रहा है तो वो तुरंत फ़ोन में हो से बात करने की एक्टिंग करने लगती है और यांजी को इग्नोर करके जाने लगती है। जिया को देखकर मिसेस सेन जानबूझकर लिली को कहती है कि हमें अब रेगुलर तुम्हारी प्रेगनेंसी की चेकअप करवानी होगी, तुम्हें अब अपना ख्याल रखना चाहिए। जिया ये सुनकर तुरंत अपने डैड के पास जाती है और अपने डैड को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी तरह मिसेस सेन यांजे को कहती है कि तुमने सुन लिया ना, वो यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस हुओ के लिए आई थी, उसे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिया हॉस्पिटल के बिल के पैसों के लिए परेशान होकर हुओ को हेल्प के लिए कॉल करती है, जहाँ पर साउसी उसका फ़ोन उठाती है। जिया उससे कहती है कि मैं अभी थोड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे अर्जेंट में कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या तुम हो से मेरी बात करवा सकती हो। साउसी कहती कि माफ़ करना जिया, लेकिन हो की इनकम अब पहले जैसी नहीं है और मेरी और उसकी शादी भी होने वाली है। मेरी मॉम ने हो से कई सारे गिफ्ट भी मांगे हैं, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। जिया कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। देन जिया को अपने मैनेजर की बात याद आती है, जिन्होंने उसे यांजे से माफ़ी मांगने को कहा था। वो ना चाहते हुए भी यांजे को कॉल करती है और कहती कि आप हॉस्पिटल में हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो कहते कि अगर मिलना है तो जल्दी हॉस्पिटल आओ। जिसके बाद ये यांजे से मिलने हॉस्पिटल आती है। वो काउंटर पर यांजे के रूम के बारे में पता कर ही रही होती है कि मिसेस सेन वहाँ पर आ जाती है और जिया से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि मैं यांजे से मिलने आई हूँ। वैसे सेन कहती कि तुमने 5 साल पहले ही यांजे से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, और क्या तुम्हें याद भी है जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुमने मुझे क्या कहा था। तभी जिया उस टाइम को याद करती है जब मिसेस सेन जिया के पास आई थी और वो जिया के सामने यांजे के लिए हेल्प मांगने के लिए बैठी होती है, लेकिन जिया उनसे कहती कि मैंने यांजे से ब्रेकअप कर लिया है, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, अब दोबारा यहाँ मत आना। मिसेस सेन जिया को कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे पास क्यों आई थी। तुम्हें क्या पता होगा, मैं ही बताती हूँ। उस दिन यांजे का कार एक्सीडेंट हुआ था और उसने तुम्हें ही लास्ट कॉल किया था। जिया हैरान हो जाती है और कहती कि मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था। मिसेस सेन जिया को चुप करवा देती है और कहती कि अगर तुम यांजे की ज़िंदगी से दूर जाने का ख्याल होगी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जिया कुछ देर सोचती है, फिर कहती कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। मिसेस सेन अपने पर्स से एक चेक निकालती है और उसे जिया को देकर कहती कि ये 10 लाख का चेक है, इसे लो और हमेशा के लिए यांजे की ज़िंदगी से दफा हो जाओ। ये चेक ले ही रही होती कि यांजे वहाँ पर आ जाता है और उस चेक को अपनी मॉम से ले लेता है। इसे देखकर मिसेस सेन हैरान हो जाती है। देन यांजे जिया का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाता है और जिया को चेक दिखाकर कहता है कि मुझसे ना मिलने की कीमत तुम्हारे लिए बस 10 लाख है, तुम इससे खुश हो। जिया कहती कि यांजे मैं थक गई हूँ, मैं अब तुमसे नहीं उलझना चाहती, मुझे बस आप पैसे चाहिए और कुछ नहीं है। वो कहते कि तुम हमारे रिश्ते को इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकती। यांजे यांजे को कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उन सभी चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने 5 सालों तक तुमसे झूठ बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो यांजे के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। यांजे तुरंत ही उसे उठाता है और कहते कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, बताओ तुम्हें कितने पैसे दूँ। बोलकर वो उसके शोल्डर पर सर रख कर रोने लग जाता है।
जिया उससे कहती है कि तुम चाहे मुझे कितने भी पैसे दे दो, तुम्हारी मॉम मुझे तुमसे ज़्यादा पैसे ही देगी और तुम फिर से सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाओगे। यांजी पूरी तरह टूट जाता है और उस चेक को जिया के सामने ही फाड़ कर रोते हुए वहाँ से चला जाता है और जिया भी वहीं बैठकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने मैनेजर से कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ पर उसका मैनेजर कहता है कि तुमने मिस्टर यांजी से माफ़ी नहीं मांगी है, हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी जिया को एंजाइटी होने लगती है। वो मेडिसिन लेने जाती है, लेकिन मेडिसिन का बॉक्स खाली होता है। तभी उसके डैड जिया के लिए फ्रूट्स लेकर आ जाते हैं। जिया अपने डैड को बैठने का कहकर उनसे बात कर ही रही होती है कि तभी उसे उसके आंटी का कॉल आ जाता है, जो कहती कि जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे डैड से जाकर अपने पैसे वसूल कर लूँगी। जिया अपने डैड के सामने होने की वजह से आंटी से कहती कि सैलरी बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और अपने डैड से कहती कि मैनेजर का कॉल था, उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। डैड जिया से कहते कि कल से मैं मिस्टर चैन के साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज करने जाऊंगा, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। जिया कहती कि ये तो अच्छी बात है, आप मिस्टर चैन के साथ रहेंगे तो मुझे भी आपकी चिंता नहीं होगी। वो वहाँ से चले जाते हैं। देन जिया अपनी आंटी को मैसेज करके कहती है कि मैं 3 दिन में पैसे लौटा दूंगी, प्लीज़ आप डैड के पास मत जाना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुबह सुबह मिस्टर मिंग एक लकड़ी की फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर वो फैक्ट्री के ऑनर से कहते हैं कि क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं। फैक्ट्री ऑनर मिस्टर मिंग को देखते ही कहने लगता है कि आपकी हालत सही नहीं लग रही है, आप काम क्यों करना चाहते हैं। वो कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फैमिली में थोड़े पैसों की प्रॉब्लम है, मुझ में बहुत ताकत है, मैं काम कर सकता हूँ। ऑनर मिस्टर मिंग को कहता है कि ठीक है, तुम बाहर पड़ी लकड़ियों को अंदर ले आओ, तुम्हें पर पीस लकड़ी के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे और काम होने के बाद नाश्ता भी कर लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग अपना काम खत्म करके फैक्ट्री का नाश्ता लेने जाते हैं और उस नाश्ते को खुद खाने की बजाय जिया के लिए घर पर ले आते हैं। घर आने के बाद वो जिया को उठाकर उसे नाश्ता कराने के लिए बुलाते हैं। जिया नाश्ता करने आती है, जहाँ पर मिस्टर मिंग जिया से कहते हैं कि मिस्टर चैन के एक रिश्तेदार ने नाश्ते की नई दुकान खोली है, मैं वहीं से तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, आओ खा लो। जिया मिल्क और ब्रेड खाते हुए मिस्टर मिंग के गले लग जाती है, जहाँ पर उसे मिस्टर मिंग के शर्ट से लकड़ी की स्मेल आती है। जिया डैड से कहती है कि आपके शर्ट से लकड़ी के बुरादे की स्मेल क्यों आ रही है। वो घबरा जाते हैं और कहते कि एक्चुअल में मिस्टर चैन अपने घर को रिनोवेट करवा रहे हैं, शायद उसे देखने के दौरान ही लकड़ी का बुरादा मेरी शर्ट पर लग गया होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। नेक्स्ट दिन में जिया अपने बेड पर सोई होती है, तभी उसका अलार्म बजने लगता है। वो उठकर पानी पीने जाती है तो देखती है कि उसके डैड के रूम में उसके डैड नहीं है। जिया सोचती कि एक्सरसाइज के लिए इतनी जल्दी कौन उठता है। वो अपने डैड को कॉल करती है और देखती कि मिस्टर मिंग का फ़ोन वही बेड पर रखा हुआ है। वो घबरा जाती है और तुरंत दौड़कर मिस्टर चैन के पास जाती है और कहती कि अंकल, क्या डैड आपके साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज करने गए थे। मिस्टर चैन कहते कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे डैड ने तो कई दिनों से हमारे साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं की है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। जिया काफ़ी डर जाती है। वो अपने डैड के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है। एक आदमी जिया को कहता है कि क्या आप मिस्टर मिंग की बेटी हैं। जिया कहती कि हाँ। वो आदमी बताता है कि आपके डैड का हमारी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ है, वो नहीं बच पाए, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। देन जिया सीधे फैक्ट्री पहुंचती है। जब वो अपने डैड को जमीन पर मरा हुआ देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। फैक्ट्री का एक वर्कर बताता है कि आपके डैड बेड के लिए एक लकड़ी को कट कराने के लिए लेकर जा रहे थे। तबीयत खराब होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाए और लकड़ी के नीचे दब गए। फैक्ट्री का ऑनर जिया से कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था कि उन्हें पैसों की दिक्कत है, इसीलिए मैंने उन्हें काम पर रखा था, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो वर्कर जिया को मिस्टर मिंग का सामान देकर कहता है कि हम हमेशा आपके डैड को नाश्ता करने को कहते थे, लेकिन वो हमेशा ये नाश्ता आपके लिए घर ले जाते थे। जो सुनकर जिया खुद को संभाल नहीं पाती और अपने डैड को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। जिसके बाद जिया अपने घर पर अपने डैड के लाए नाश्ते को रोते रोते खा रही होती है और तभी उसे उसके डैड वहीं पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। जिया डैड से कहती है कि आपने झूठ क्यों बोला, आप रोज फैक्ट्री से मेरे लिए नाश्ता लेकर आते थे जबकि वो आपको खाना चाहिए था। मिस्टर मिंग कहते हैं कि जिया आप रोना बंद करो वरना आंखें खराब हो जाएगी और फ्यूचर में कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर के पास बिना देर किए जरूर जाना। जिया रोते हुए कहती कि मैं जरूर जाऊंगी डैड। अब नेक्स्ट सीन में जिया को हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर कहती कि ये बदलते मौसम की वजह से है, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ। तभी डॉक्टर पीछे से आती है और जिया से कहती कि आप किससे बात कर रही हैं। जिया डॉक्टर को देखने के बाद जब सामने देखती है तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता और जिया वहाँ से उठकर चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो यांजे भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जिया उसे भी अपना भ्रम समझकर उसे इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन यांजे सच में वहाँ पर होता है। वो डॉक्टर के पास जाकर उससे पूछता है कि अभी जो लड़की गई है उसे क्या बीमारी थी। डॉक्टर कहते कि मैं आपको ये नहीं बता सकती। यांजे कहते कि वो मेरी फियांसी है, हमारी छोटी सी लड़ाई हुई है, प्लीज़ बता दीजिए। डॉक्टर कहती कि कुछ नहीं, बस उन्हें सर्दी जुकाम था।
देन जब जिया घर जाती है तब उसे फिर से उसके डैड वहाँ पर दिखाई देते हैं, जो जिया को उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। वो कहती कि मुझे बस सर्दी है, मैं टैबलेट खाकर ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत करो। फिर जिया मेडिसिन लेकर सोने चली जाती है। तभी हो जिया को मैसेज करके कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरी और साउसी की शादी है, उम्मीद है कि तुम अपने फ्रेंड की शादी में ज़रूर आओगे। नेक्स्ट सीन में यांजी जब अपने घर में पानी पीने के लिए फ्रिज ओपन करता है तो देखता है कि जिया ने एक नोट के साथ कुछ डम्पलिंग्स फ्रिज में रखे हुए हैं। वो नोट पढ़ता है जिस पर जिया ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा डम्पलिंग बनाकर फ्रिज में रख रही हूँ, अगर भूख लगे तो इन्हें पकाकर खा लेना। यांजी उन डम्पलिंग्स की फोटो जिया को सेंड करता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नोट देख लिया, एक काम करो तुम मेरी कंपनी के 21 फ्लोर पर आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ। जिसके बाद जिया अपने घर में खाना बना रही होती है और सोचती है कि कहते हैं कि लोग मरने के बाद 7वें दिन फिर से मिलने आते हैं, मुझे विश्वास है कि डेट भी आ जाएंगे, इसलिए मैं उनके लिए अच्छा सा खाना बना रही हूँ। तभी जिया को मिस्टर मिंग किचन में दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है और फिर अपने डेट के साथ लंच करने बैठ जाती है। लंच करने के बाद मिस्टर मिंग जिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम फेंग के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे तुम अकेले अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और जिया फिर से सैड हो जाती है। देन जिया यांजे को कॉल करती है और कहती कि मैं घर पर अकेली बोर हो रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो कहते कि ठीक है, तुम मेरी कंपनी बिल्डिंग के 21 फ्लोर पर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में जिया यांजे की कंपनी में आती है, जहाँ पर एक असिस्टेंट उससे कहती है कि मिस्टर यांजे 21 फ्लोर पर आपका वेट कर रहे हैं, आप जल्दी जाइए। हम देखते हैं कि जिया को सब कुछ अजीब तरीके से दिख रहा होता है। जिया तुरंत लिफ्ट में जाती है और 21 फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर देती है। जैसे ही लिफ्ट का डोर 21 फ्लोर पर ओपन होता है, जिया को यांजे की वो बात याद आ जाती है, जब उसने कहा था कि अगर तुम मेरी कंपनी के 21 फ्लोर से कूद जाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और इस बात को याद करके जिया टेरेस की तरफ चली जाती है। देन जिया एक टेरेस के किनारे पर खड़ी होती है, जहाँ पर उसे अपने भ्रम की वजह से यांजे भी टेरेस पर दिखाई देता है। वो उसे कहती कि तुम सही थे, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या तुम आखिरी बार मुझे गले लगा सकते हो। देन जिया यांजे से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है और नीचे गिर जाती है, जिसके तुरंत बाद हमें यांजे के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली ऑफिस के विंडो के पास खड़े होकर बुक पढ़ रही होती है। तभी वो बाहर देखती है और डर कर बुक नीचे गिरा देती है और यांजे से कहती कि जिया बिल्डिंग से गिर गई है। यांजे कहते कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लिली कहती कि नहीं, वो जिया ही थी। यांजे डर जाता है और तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिया उसकी कंपनी में आई थी और वो टेरेस की तरफ गई थी। तभी यांजे का असिस्टेंट वहाँ पर आकर कहता है कि मिस जिया बिल्डिंग से नीचे गिर गई है। यांजे कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम सब झूठ बोल रहे हो। ये बोलकर वो तुरंत जिया को देखने भाग जाता है। जल्दबाजी में यांजे सीढ़ियों से ही नीचे उतरने लगता है और याद करता है कि उसी ने जिया को फ्लोर से नीचे कूदने को कहा था। वो तेजी से नीचे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यांजे हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर मिसेस सैन भी उसके साथ होती है। यांजे की आँख खुलती है और वो तुरंत अपनी मॉम से जिया के बारे में पूछता है। मिसेस सैन कहती कि तुम समझते क्यों नहीं, वो मर चुकी है। यांजे कहते कि नहीं, वो नहीं मर सकती है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये बोलकर यांजे उठकर जाने लगता है। यांजे जब बाहर जाता है तो वो दो नर्स को बात करते हुए सुनता है, जो जिया की ही बात कर रही होती है, जो सुनकर यांजे ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और वही बेंच पर बैठकर रोने लगता है। तभी हुआ वहाँ पर आ जाता है और यांजे को मारने लगता है और कहता है कि जिया की कोई गलती नहीं थी, तुमने उसे टॉर्चर किया था। और यहाँ पर हो यांजे को उस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि किस तरह जिया के स्टेप ब्रदर ने ही उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसके साथ बदतमीजी की थी। वो यांजे से कहता है कि सभी को पता था कि जिया के साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हें तो बस ये लगता रहा कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हें लगता है कि जिया ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इन 5 सालों में जिया ने क्या क्या सहा है। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है, जो यांजे को पकड़ कर कहती है कि भाई आप ठीक तो हैं। वो यांजे को कहता है कि तुम तो इतने बड़े कमीने हो कि तुमने अपनी ही सिस्टर का यूज़ किया जिया को जेलस कराने के लिए। जब से तुम चाइना आए हो तब से जिया को टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ही उसकी जॉब गई, तुमने उसके सबसे अच्छे फ्रेंड का ट्रांसफ़र करवाया, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से जिया के डेड मारे गए। यांजे हो के पैर पकड़ लेता है और कहते कि सच सच बताओ, वो नहीं मरी है ना, वो मुझे पनिशमेंट दे रही है ना। मुझे पता है मैं ही शुरुआत से गलत था, प्लीज़ तुम मुझे उससे मिलवा दो। वो यांजे को धक्का मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि 21 फ्लोर से कूदने के बाद भी कोई बच सकता है। वैसे भी तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने उसे कूदने को कहा था। ये बोलकर वो चला जाता है और यांजे वहीं बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में यांजे जिया के घर के सामने अकेला खड़ा हुआ था, तभी दो आदमी वहाँ पर आते हैं। एक ही आदमी यांजे से कहता है कि क्या तुम जिया से मिलने आए हो। वो कहता है कि हाँ, मैंने सुना है उन्होंने हाल में ही बहुत दुखों का सामना किया है।
वो कहता है कि हाँ, एक्चुअल में उस बच्चे के स्टेप ब्रदर ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और मिस्टर मिंग ने उसे जान से मार दिया था। यहाँ तक कि इन सभी चीज़ों के बाद कॉलेज से भी उसे बाहर निकाल दिया था, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी और ये बात हर कोई जानता है। यांचे हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये सब बात जिया ने मुझे क्यों नहीं बताई और वहाँ से चला जाता है। यांचे जब घर जाता है तो वो जिया के रखे डम्पलिंग्स को फ्रिज से बाहर निकालता है और स्टीम करने लगता है। देन जब वो खाने बैठता है तो उसे जिया के साथ बिताए हर एक पल याद आने लगते हैं। वो रोते हुए जल्दी जल्दी डम्पलिंग्स खाने लगता है। तभी जिया उसे दिखाई देती है, जो उसे कहती कि जल्दी जल्दी मत खाओ, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। जो सुनकर यांची खुद को संभाल नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिया को हॉस्पिटल में एक बेड पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। तभी हुआ एक डॉक्टर के साथ वहाँ पर आता है और डॉक्टर हुआ को कहते हैं कि खुशकिस्मती से जिया थर्ड फ्लोर पर मौजूद कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरी, वरना इसका बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन अभी भी इसकी जान खतरे में है। अगर ये आज रात सरवाइव कर लेती है तो हमें कुछ उम्मीद रहेगी। हुआ जिया का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम ऐसे नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में जिया को हो और साउसी के साथ देखते हैं, जहाँ पर जिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। वो जिया से कहता है कि तुम अब आगे क्या करोगे। वो कहती कि मैं सब कुछ भूल के नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चलती हूँ। वो जा ही रही होती है तभी साउसी हो को कहती है कि यांजी को तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। जिया के एक्सीडेंट को 1 महीना भी नहीं हुआ है और अब उसकी शादी हो रही है। जिया ये सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। देन जिया कैब में बैठकर अपने पुराने पलों को याद कर रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया अपने पुराने घर में यांजी से कह रही होती है कि मैं इसी घर में तुमसे शादी करना चाहूँगी। इस घर में हमारी स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की सभी यादें मौजूद हैं। नेक्स्ट सीन में यांचे अपने और जिया के पुराने घर में वेडिंग ड्रेस में एक बुके लेकर खड़ा हुआ होता है और उसने अपने आगे एक फीमेल डमी स्टेचू को वेडिंग गाउन पहनाकर खड़ा किया होता है। यांचे उस स्टेचू को जिया समझकर आगे बढ़ता है और नील डाउन होकर कहता है कि जिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिया का हाथ समझकर अपने ही हाथ में रिंग पहनाकर अपने हाथ को किस करता है और जोर जोर से रोने लगता है। जिसके बाद जिया अपने घर पर चुपचाप बैठी हुई थी, तभी वो अपने ड्रावर से एक बॉक्स निकालती है जिसमें उसके और यांजे की कई सारी फ़ोटोज़ रखी हुई थी। वो एक फ़ोटो को बाहर निकालती है और उसे लाइटर से जलाकर सभी फ़ोटोज़ को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी एक चाबी जो उसके और यांजे के पुराने घर की होती है, वो भी उस डस्टबिन में गिर जाती है, जिसे लेकर जिया सीधे उस पुराने घर पर जाती है, जहाँ पर यांजे भी मौजूद होता है। जिया की से डोर ओपन करने ही वाली होती है कि तभी जिया को एक कॉल आता है, जहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि आपने जो घर ढूंढने को कहा था वो मिल गया है, आप आकर देख सकती हैं। और जिया चाबी लॉक में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी यांजे को लगता है कि जिया डोर पर है। वो तुरंत डोर ओपन करता है, लेकिन देखता है कि मिसेस सैन वहाँ पर आई है। मिसेस सैन यांजे से कहती है कि तुम कब तक ऐसे पड़े रहोगे, मुझे रोज़ तुम्हारे क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है। यांजे कहते हैं कि मैंने अभी अभी जिया की आवाज़ सुनी। मिसेस सैन उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो मर चुकी है, अब तुम्हें वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना ही होगा। ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। देन मिसेस सैन सीधे जिया के पास जाती है और कहती कि मुझे लगा था कि एक्सीडेंट के बाद तुम यांजे का पीछे छोड़ दोगे, लेकिन तुम अभी भी उसकी लाइफ से नहीं गई हो। जिया कहती कि आपका क्या मतलब है। मिसेस सैन जिया को वो की दिखाती है जिसे जिया लॉक में ही लगा कर आ गई थी, जो देखकर जिया कहती कि मैं बस अपने पास्ट को गुड बाय कहने गई थी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यांजे से अब कभी नहीं मिलूंगी। मिसेस सैन जिया को 10 मिलियन का चेक देती है और कहती कि जाओ और इन पैसों से कहीं और जाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो। जिया कहती कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यांजे के करीब नहीं आऊँगी। मिसेस सैन कहती कि ये तो अच्छी बात है, उम्मीद है तुम इस बार मुझे निराश नहीं करोगी। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद जिया सिटी छोड़ने के लिए कैब से एयरपोर्ट जा रही होती है, तभी उसके साइड से यांजे अपनी गाड़ी से गुजरता है। यांजे अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे लगा मैंने जिया को देखा। असिस्टेंट कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी बॉस। तभी यांजे देखता है कि उसके साइड वाले सीट पर जिया के पुराने घर की चाबी पड़ी हुई है, जो देखकर वो असिस्टेंट से पूछता है कि मुझसे पहले इस गाड़ी में कौन था। असिस्टेंट कहते हैं कि आपकी मॉम की गाड़ी ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने आपकी गाड़ी यूज़ की थी। देन यांजे की को लेकर सीधे मिसेस सैन के पास जाता है और उन्हें वो चाबी दिखाकर कहता है कि आपके पास जिया की ये चाबी कैसे आई। वो कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यांजे चिल्लाकर कहता है कि आप और कितना झूठ बोलेंगे। मिसेस सैन कहती कि मुझे ये होने दी थी। यांजे कहते कि बस कीजिए मॉम, मैंने नेविगेशन चेक किया था, आप किसी अननोन प्लेस पर किसी से मिलने गई थी। अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं खुद वहाँ जाकर देख लेता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यांजे कार से सीधे उस जगह जा रहा होता है जहाँ पर मिसेस सेन जिया से मिलने गई थी। दूसरी तरफ जिया वापस अपने फ्लैट में आ चुकी होती है
और वो उसे कॉल पर कह रही होती है कि मुझे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी की बड़ी डील मिली है, मैं अभी सिटी से नहीं जा रही हूँ। तभी यांजे वहाँ पर आकर डोर नॉक करता है। डोर ओपन होते ही हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जिया नहीं बल्कि हो होता है, जिसने जिया को दरवाजे की दूसरी तरफ छिपा रखा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया से बात करने के बाद वो दौड़ते हुए जिया के फ्लैट पर आता है और कहते हैं कि अभी अभी मिसेस सेन ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि यांजे को तुम्हारी चाबी मिल गई है, उसे शक है कि तुम अभी जिंदा हो और वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। वो यांजे को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यांजे कहते हैं कि जिया कहाँ है। वो उसे धक्का देते हुए कहता है कि उसे मरे हुए 1 महीना हो गया, तुम समझते क्यों नहीं हो। यांजे जिया की चाबी हुओ को दिखाता है और कहते कि तो ये क्या है। वो कहते कि मैंने ये चाबी मिसेस सेन को दी थी। लेकिन तुम्हें क्यों जिया की इतनी चिंता हो रही है, मैंने सुना है कि तुमने उसे बुलाकर शादी भी कर ली है। यांजे कहते कि हाँ की है, लेकिन बिना दुल्हन के। और ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम लियांग होता है। वो जिया को देखकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जिया कहती कि क्या हम मिल चुके हैं। लियांग कहता कि कोई बात नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ, रात को हमें एक क्लाइंट से मिलना है और याद रखना मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। नेक्स्ट सीन में यांजे का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि मिस्टर लियांग ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप लिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते और उनका होटल रूम 15 फ्लोर पर है। आपका पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, क्या मैं उन्हें मना कर दूँ। यांजे कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लियांग जिया को कहता है कि मेरे क्लाइंट आने ही वाले होंगे, नीचे जाकर उन्हें ले आओ। जिया हाँ बोलकर चली जाती है, लेकिन देखती कि लिफ्ट के आगे नोट वर्किंग का बोर्ड लगा है। दूसरी तरफ यांजे पैर में चोट लगने की वजह से धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन जिया उसे आकर पकड़ लेती है। यांजे जिया को देखकर उसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि मुझे पता था तुम जिंदा हो, अच्छा हुआ तुम आ गई। जिया यांजे को हाथ से पीछे हटाती है और कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो जिया का हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती कि अगर तुमने मुझे फिर से टच किया तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगी। ये बोलकर वो ऊपर चली जाती है। देन जिया और यांजे लियांग के होटल रूम में जाते हैं, जहाँ पर लियांग को देखकर यांजे भी जिया को ना पहचानने की एक्टिंग करने लगता है। देन मिस्टर लियांग सभी को बैठाकर डिनर करने को कहते हैं। जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तब यांजे अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा होता है, जो देखकर लियांग कहता है कि तुम लेफ्टी हो। वो कहते कि नहीं, एक कार एक्सीडेंट में मेरा राइट हैंड पैरालाइज हो गया है। जिया सोचती कि यांजे का हाथ ठीक हो चुका था, कहीं फिर से उसके हाथ में कुछ हुआ तो नहीं। तभी यांजे मिस्टर लियांग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और वाइन की ग्लास चेयर करने के लिए वो उसकी तरफ आगे करता है। जिया कहती कि मिस्टर लियांग को अल्कोहल से एलर्जी है, उनके बदले मैं पी सकती हूँ। ये बोलकर वो वाइन लेकर यांजे के पास आती है और यांजे खड़े होकर जिया से टॉस करता है। जिया वाइन पीने ही वाली होती है, लेकिन तभी यांजे उसके ग्लास को फेंक देता है और जिया से कहता है कि माफ़ करना, मैं अपना राइट हैंड कंट्रोल नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में जब जिया घर जा रही होती है तो मिस्टर लियांग वहाँ पर आकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है। तभी यांजे वहाँ पर आकर जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी लियांग वहाँ आ जाता है और कहता कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यांजे जिया का हाथ छोड़ देता है कि नहीं, बस मेरी फियांसी जिया की तरह दिखती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे माफ़ करना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर यांजे देखता है कि लियांग जिया को अपना जैकेट देता है और उसे कार में बिठाकर ले जाता है। ये देखकर यांजे गुस्से में अपने असिस्टेंट को कार से उतरने को कहता है और खुद कार लेकर लियांग की कार का पीछा करने लग जाता है। यांजे लियांग की कार को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी कार लियांग की कार के आगे जाकर पलट जाती है और यांजे बुरी तरह घायल हो जाता है, जो देखकर लियांग और जिया तुरंत कार से बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि यांजे भी खून में लथपथ होकर कार से बाहर आता है। लियांग कहता है कि मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। यांजे कहता है कि नहीं, मेरी गलती थी, मैं खुद कॉल कर लूँगा। ये बोलकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब यांजे की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल बेड पर पाता है। वो तुरंत नर्स को कहता है कि वो लड़की कहाँ है। नर्स कहती कि एक आदमी आपको यहाँ पर लेकर आया था, जिसके बाद वो वापस चला गया, यहाँ कोई लड़की नहीं थी। जो सुनकर यांजे उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लियांग जिया से कहता है कि चिंता मत करो, यांजे बस बेहोश हुआ है, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारा झगड़ा हो गया है, तुम्हें अब उसकी इतनी चिंता क्यों है। जिया कहती कि वो मर भी सकता था, भला मुझे चिंता क्यों नहीं होगी। लियांग जिया से कहता कि ठीक है, लेकिन अब तुम यांजे से ब्रेकअप कर चुकी हो, तो क्या मेरे पास तुम्हारे लिए कोई चांस है। जिया कहती कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि शायद तुम्हें सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें यांजे से पहले से जानता हूँ, हम क्लब में भी साथ थे। जिया कहती है कि तुम लियांग फेंगजिन हो।
वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। नेक्स्ट दिन में यांजे जिया की याद में बाथटब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ लियांग जिया को एक फाइल देकर कहता है कि यांजे से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तुम उसका घर जानती हो तो ये फाइल उसे दे देना। जिया यांजे के घर जाती है और उसे कॉल करती है। यांजे कॉल रिसीव नहीं करता, जिससे जिया डर जाती है। वो डोर नॉक करती है लेकिन यांजे नहीं आता। वो यांजे की बर्थ डेट को पासवर्ड की तरह यूज़ करके डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। लेकिन जब वो अपना बर्थ डेट एंटर करती है तो डोर ओपन हो जाता है। वो तुरंत अंदर जाती है और जब वो बाथरूम में देखती है कि यांजे नशे में बाथटब में डूब रहा है तो तुरंत जाकर उसे बाथटब से ऊपर खींच लेती है और कहती कि क्या तुम पागल हो। वो कहते कि तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं जानती। जिया वापस जाने लगती है लेकिन यांजे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ भुलाने के लिए ड्रिंक कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला सकता। तभी लिली वहाँ आ जाती है और जिया और यांजे को बाथरूम में देख लेती है। जिया यांजे को कहती कि तुम अपनी वाइफ के सामने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनकर लिली हंसती है और रोने की एक्टिंग करते हुए यांजे को कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यांजे गुस्से में कहता है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और ये बोलकर वो लिली को बाहर निकाल देता है। लिली कहती कि माफ़ कर दो भाई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। जिया हैरान हो जाती है। यांजे से बताता है कि लिली मेरी सिस्टर है, मैंने बस तुम्हें जेलस करने के लिए ही उसका हाथ पकड़ा था। मैंने बस एक ही लड़की से प्यार किया है और वो तुम हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी। जिया कहती है कि अब तुम्हें मुझे बुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यांजे उसे पकड़कर उसके पैरों में गिर जाता है और कहते कि 5 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तब से मेरी जिंदगी बेरंग हो गई, और फिर से मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। तभी जिया की नज़र यांजे की चेस्ट पर जाती है जहाँ पर उसने जिया के नाम का टैटू बनवाया था। जिया कहती कि ये सब क्या है। यांजे कहता है कि कार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने सर्जरी के लिए मेरे हाथ से टैटू मिटा दिया था, जिसके बाद मैंने ये टैटू बनवाया था ताकि तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रह सको। जिया उस टैटू को देखकर रोने लग जाती है। यांजे उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने भी मुझे अपने दिल में रखा है, इसीलिए अभी तक मेरे नाम का टैटू तुम्हारे हाथ में है ना। जिया खड़ी हो जाती है और कहती कि माफ़ करना यांचे, लेकिन मुझे जाना होगा। वो कहता है कि गलतफहमी की वजह से हमारा रिश्ता खत्म हुआ था, लेकिन अब सारी गलतफहमी खत्म हो चुकी है। अब भी तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो। समझ गया, क्योंकि तुम मुझसे अभी भी नफरत करती हो, क्योंकि मेरी वजह से तुमने अपने डेट को खो दिया। जिया चिल्लाकर कहती है कि मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की है, सब कुछ मेरी ही गलती थी। ना ही मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा होता और ना ही तुम्हें इतनी चोट पहुंचती, लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ सह चुकी हूँ मैं, इसलिए अब मैं फिर से इन सारी चीज़ों को नहीं दोहराना चाहती है। जिया यांजे के गाल पर हाथ रखती है और कहती कि अब हम दोनों को एक दूसरे को भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। यांजे रोते हुए जिया का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जिया उसके हाथ से अपने नाम की रिंग निकालती है और वहाँ से चली जाती है और यांजे वहीं खड़ा होकर रोता रहता है। जिसके बाद यांजे रात के टाइम में जिया के ऑफिस में जाकर उसकी फ़ोटो देख रहा होता है। तभी जिया वहाँ आ जाती है और यांजे स्टोर रूम में छिप जाता है। तभी लियांग टिफ़िन लेकर वहाँ आता है और जिया से कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत मेहनती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, चलो अब जल्दी से इसे खा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी जिया लियांग को कहती है कि बॉस आपको मेरे लिए खाना लाने की क्या ज़रूरत थी। लियांग कहता है कि तुम्हें अब मुझे बॉस कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि मैं समझी नहीं। लियांग कहता है कि तुम चाहते हो कि तुम मेरे बारे में सोचो, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। वो कहती कि माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती और अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। लियांग कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद अचानक ऑफिस में लाइट चली जाती है और जिया भी टॉर्च ढूंढने के लिए स्टोर रूम में आ जाती है। जब जिया टॉर्च ढूंढ रही होती है तभी एक बड़ा सा मेटल बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन यांजे जिया को वहाँ से हटा देता है, जिससे वो बॉक्स यांजे की पीठ पर गिर जाता है। जिया उसे देखकर कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि मुझे पता चला कि तुम घर नहीं आए हो, इसीलिए मैं डर गया था और यहाँ आ गया। जिया उठकर फिर से टॉर्च ढूंढने लग जाती है और यांजे दर्द की वजह से वहीं बैठ जाता है और जिया को कहते कि मुझे लगता है कि लियांग अच्छा आदमी है, कम से कम मुझसे तो अच्छा ही है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, अब टाइम आ गया है कि तुम सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करो। जिया यांजे के मुंह से ये बात सुनकर समझ जाती कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत यांजे को उठाती है और देखती कि यांजे के पीठ से बहुत खून बह रहा है, और तभी यांजे जिया के कंधे पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यांजे हॉस्पिटल में होता है। जिया उसके साइड में बैठी होती है। तभी लिली आती है और जिया को कहती कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई 2 बार मौत के मुंह में जा चुका है। 5 साल पहले जब तुमने उसे छोड़ा था तब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब उसने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब दूसरी बार मेरे भाई ने तुम्हारी जान बचाई तब भी तुम उसे देखने तक के लिए नहीं रुके।
जिया रोने लग जाती है और लिली से कहती कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझे हेलुसिनेशन की बीमारी है, मुझे कुछ भी होश नहीं रहता, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। लिली जिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे भाई को भी देखो, वो भी पूरी तरह निर्दोष है। उसने बस तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी तक की परवाह नहीं की है, इसलिए प्लीज़ फिर से ऐसा करने का उसे कोई भी मौका मत देना। ये बोलकर वो जिया को उसके पुराने घर की चाबी वापस कर देती है, जिसके बाद यांजे अपने घर पर व्हीलचेयर पर होता है और विंडो से बाहर देख रहा होता है। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है और यांजे से कहती है कि मैं बस कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। यांजे जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका नहीं दोगी? अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। जिया कहती कि मुझे पता है तुम मर जाओगे, ये जानते हुए भी मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम मुझे बचाने के लिए खुद कार के सामने आ गए, जो कि इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन इसके बावजूद भी तुमसे प्यार करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन तुमसे प्यार ना करना वो तो मेरे लिए नामुमकिन है। इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे को एक और मौका देना चाहिए। ये बोलकर जिया अपने लॉकेट की रिंग को बाहर निकालती है और उसे विंडो से नीचे फेंक देती है और हंसते हुए यांजे से कहती कि हो सकता है कि ये रिंग बाहर किसी और को मिल जाए, ये किसी कार के नीचे आकर टूट जाए, लेकिन अगर तुम इस रिंग को ढूंढ लो तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे जीत लिया। जो सुनकर यांजे बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।